एक काम करते हैं, के अंदर होगी और एक यहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं जेएस का। ठीक है, अच्छा ये सबसे पहले बात करेंगे, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के हवाले से भी। तो देखिए जावास्क्रिप्ट आपके पास मल्टीपल यूज हो रही होती है। अगर आपको दिखाऊं मैं, तो हमने नेवबार बनाई थी अभी। ठीक है, उस नेवबार के अंदर जो मेन्यू पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल रहा है और फिर दोबारा क्लिक करने पे बंद हो रहा है। वो काम हमने जेक्यूरी से किया है या जावास्क्रिप्ट से भी किया जा सकता है। और जेक्यूरी भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जेक्यूरी के कोड के पीछे भी जावास्क्रिप्ट की लिखी हुई होती है। तो इस किस्म का किसी भी किस्म का एक्शन हो, ठीक है, किसी भी किस्म का आपके पास एक्शन हो, या आपके पास जब आप के पास जो फॉर्म बना हुआ होता है, ठीक है, हमारे पास जो सबसे ज्यादा काम यूज हो रहा होता है, अगर आपके पास एक इंटरेक्टेड वेबसाइट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो आपके पास फॉर्म मायने रखता है, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है जी। तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है, अभी तक हमने देखा, हमने फॉर्म बनाना सीख लिया, फॉर्म किस तरीके से बनेगा। तो ये फॉर्म के अंदर डेटा फीड होने के बाद जब बटन क्लिक हो तो इस फॉर्म से डेटा लेगा कौन, इस फॉर्म से डेटा लेगी जावास्क्रिप्ट। अच्छा जी, इस फॉर्म से डेटा गेट किस तरीके से करना है वो जावास्क्रिप्ट का काम है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो लेना वो भी जावास्क्रिप्ट का काम है। अगर आपके पास कोई क्राउजल चल रहा है, ये एक क्राउजल चल रहा है अगर कि मल्टीपल इमेजेस आ रही हैं, स्लाइडर चल रहा है, ये भी आपके पास किसका, जावास्क्रिप्ट का काम है। सही है। ये देखें, इसमें ये इंडिकेटर्स कहलाते हैं जो नीचे आ रहे हैं, ये आपके एरो बटन हैं, प्रीवियस का, नेक्स्ट का, सब जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कोई आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, कैलकुलेशन से मुराद कि आपके पास, मैं आपको कहता हूं कि भाई मुझे एक कैलकुलेटर बना के दिखा दें, तो आप लोगों ने HTML पढ़ ली, CSS पढ़ ली, आप स्ट्रक्चर बनाओगे HTML से, सही है, CSS का उसको डिजाइन कर दोगे कैलकुलेटर की तरह। ठीक है जी। बट अब जब तक आप जावास्क्रिप्ट यूज करोगे, मैं अगर उस कैलकुलेटर के अंदर पेस्ट करता हूँ 5 + 5 = तो आंसर मेरे पास कितना आना चाहिए, 10। 5 + 5 10। तो लेकिन विदाउट जावास्क्रिप्ट में ये काम नहीं कर सकता। अच्छा जी, कैलकुलेशन बैकएंड परफॉर्म वो करेगा। हाँ, कोई भी किसी भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करानी हो, किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म कराना हो, कोई भी एक्शन के हवाले से, बिहेवियर के हवाले से, सारे का सारा काम करना होता है जावास्क्रिप्ट ने। ठीक है, अच्छा जी, ठीक। अब हमारे पास सबसे पहले हम जेएस का हमने फोल्डर बना लिया, एक फाइल हम बना लेते हैं, इंट्रो टू जेएस समझ लें। अच्छा, जाहिर सी बात है जिस तरीके से हमारे पास CSS इंप्लीमेंट होती थी HTML के ऊपर, उसी तरीके से जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट भी हमारे पास इंप्लीमेंट होती है HTML के ऊपर ही। ठीक है, तो मैं अभी जो फाइल बना रहा हूँ वो HTML की ही बना रहा हूँ, intro.html। चलिए, हमारे पास सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं जावास्क्रिप्ट की। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरीके से आपके पास CSS की 2 टाइप्स थी ना, इधर आपके पास सॉरी CSS की 3 टाइप्स थी, JS की 2 टाइप्स हैं। सही है भाई, there are 2 types or ways to use JS on web page। ठीक है जी। पहली है हमारे पास, इसमें सिर्फ इनलाइन नहीं होती, वरना आपके पास एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ठीक ठीक है जी।
ये तो आपके वहाँ हो गया जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन के जावास्क्रिप्ट की दो टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। क्लियर है? और जावास्क्रिप्ट हमने देख लिया कि यूज किस पर्पस के लिए होती है। तो ये जी काशिफ कुछ कह रहे हो आप? नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा जी, अब इससे आगे सबसे पहले हम जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट करना देख लेते हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट किस तरीके से यूज होगी, ठीक है। मैं पहले से एक कमेंट कर देता हूँ, इंटरनल जेएस। अच्छा, इंटरनल जेएस यूज होती है एचटीएमएल की फाइल के अंदर ही, जैसे इंटरनल सीएसएस यूज होती है, ठीक है। लेकिन आपके पास सीएसएस यूज होती है हेड के टैग में, और जावास्क्रिप्ट अगर आप हेड के टैग में यूज करना चाहो हेड के टैग में भी यूज कर सकते हो, बॉडी के टैग में यूज करना चाहो स्टार्टिंग में मिड में कहीं पे भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो रिकमेंडेड है वो ये है कि आप जावास्क्रिप्ट यूज करो बॉडी के टैग क्लोज होने से पहले, यानी कि सारा एचटीएमएल ऊपर हो, सबसे एंड में जो काम हो ना बॉडी क्लोज होने से पहले वो हो जाए जावास्क्रिप्ट का। ये रिकमेंडेड है, क्लियर है। अच्छा जी, इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, जैसे इंटरनल सीएसएस के लिए स्टाइल का टैग ओपन हो सकता है, इसके लिए स्क्रिप्ट का टैग ओपन होगा। अच्छा, स्क्रिप्ट ओपन होगी, स्क्रिप्ट क्लोज होगी। सही है। अब जितनी भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा सारा का सारा इसी के अंदर होगा। क्लियर? ठीक। अच्छा जी, अब हम सबसे पहला मेथड देखते हैं एक जो कि नोटिफिकेशन के लिए यूज होता है, पॉपअप के लिए यूज होता है। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कुछ भी किस्म का मैसेज आए उसके लिए वहां पर एक मेथड है अलर्ट। अच्छा, इसको मेथड कह लें, फंक्शन कह लें, ये इसका बिल्ट इन मेथड है। बिल्ट इन से मुराद इसमें पहले से बना हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। सही है। क्योंकि आगे आगे देखेंगे हम अपने भी फंक्शंस क्रिएट करते हैं, कस्टम फंक्शंस कहलाते हैं, हम खुद से जो क्रिएट करते हैं, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शंस है, बिल्ट इन मेथड्स है। क्लियर है? सही है। चाहे कोई भी बिल्ट इन मेथड हो, बिल्ट इन फंक्शन हो, उसका पता ऐसे चलता है। उसके बाद आते हैं नाम होता है, उसके बाद आते हैं पैरेंथेसिस। इसे पैरेंथेसिस कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट्स को, ठीक है जी। सही। अब मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं देखें जैसे ही सेव करूंगा बराबर वाली स्क्रीन पे देखिएगा पॉपअप आएगा, ये देखें। अभी पॉपअप में कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा, टॉप पर तो बस ये बता रहा है कि वो जो पेज का यूआरएल है 127.0.0500 सेल्स के, ये पेज ये कह रहा है, क्या कह रहा है अभी ये नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा? क्योंकि अभी सिर्फ मैंने अलर्ट फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन पे जैसे ही मैं सेव करूंगा डायरेक्ट अलर्ट डायरेक्टली आएगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली यूज करा है। अभी किसी बटन क्लिक किसी भी किस्म के एक्शन पे परफॉर्म नहीं करा रहे, डायरेक्ट चलेगा। सही। अच्छा जी, किसी भी मेथड के अंदर, फंक्शन के अंदर ज्यादातर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं। आर्ग्यूमेंट अगर उसमें वहां पे पैरामीटर दिया हुआ फंक्शन बनाते वक्त, तो यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, सिंगल या डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वेलकम यूजर, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करता हूँ ये देखें। सर ये ऊपर वाला अगर हटाना है, जो ऊपर आ रहा है ये वेलकम, ये चीज, हाँ जी सर। हाँ, ये जो हमारा अलर्ट है, ये हम बेसिकली नॉर्मली उस पर जब समझ लें डेवलपमेंट जब कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग में यूज कर रहे होते हैं, वरना हमारे पास जो रियल वेबसाइट्स के अंदर यूज हो रहा था वो ये अलर्ट यूज नहीं हो रहा होता। फिर वहां पर हम खुद से या तो नोटिफिकेशन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, वरना आपके और दूसरी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि स्वीट अलर्ट है। स्वीट अलर्ट वो भी अलग से एक लाइब्रेरी है, वो बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। स्वीट अलर्ट क्या करता है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आता, बीच के अंदर नोटिफिकेशन आता है, ब्यूटीफुल सा यूआई अच्छी सी बनी हुई होती है। अच्छा, जैसे सर पासवर्ड हम डालते हैं, पासवर्ड रॉन्ग होगा तो उस पे जो एक मैसेज आएगा वो इस तरह की अलर्ट ना। हाँ, तो आप अलर्ट यूज, ये तो आपके पास जाहिर सी बात है इस तरीके का अलर्ट आप यूज करते हो, तो ये तो अलर्ट बताने के लिए, यानी कि डेवलपमेंट जब स्टार्टिंग का लर्निंग पर्पस के लिए बता रहे होते हैं, वरना आप यूज कर रहे हो तो स्वीट अलर्ट यूज कर रहे हो तो, या दूसरी वेबसाइट में पॉपअप वगैरह वो यूज कर रहे हो तो। अच्छा, वो फ्री है सर? हाँ, स्वीट काफी ज्यादा फ्री है। ओके, सही है। अच्छा, ये बेसिकली बिगिनर लेवल पर सबसे पहले बताने के लिए ये होता है, ताकि स्वीट अलर्ट के अंदर 10 चीजें होंगी, तो पहले जब तक आपको अलर्ट का पता होगा, फिर आपको पता होगा, ये चीज पता होगी कि इसका काम क्या है, फिर आगे आप उसकी चीजें भी देख सकोगे कि क्या चीजें हो रही हैं। सही है। अच्छा जी, अब ये तो हमारा एक मेथड हो गया अलर्ट बताने के लिए।
ठीक। अब दूसरे मेथड की अगर मैं बात करूं, पॉपअप वाला, ये आपके पास यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉपअप कह लें इसको। अब आपके पास एक मेथड होता है कंसोल। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, ये कंसोल क्या होता है? कंसोल भी जिधर हमने स्पेक चेक करते थे ना, वहीं पे एक चीज होती है कंसोल, यानी कि समझ लें ये बैक पे चल रहा होता है, ब्राउजर के बैक पे चल रहा होता है। अच्छा, ये बेसिकली डेवलपर्स यूज कर रहे होते हैं, रियल वेबसाइट्स के अंदर भी काफी यूज हुआ होता है, लेकिन ये चीज यूजर को नजर नहीं आ रही होती, ये चीज यूजर को नजर नहीं आ रही होती। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ज्यादातर डेवलपर्स अपने काम देखने के लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर। ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखें इस पेज पर कहीं पर भी एरर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ये होता है इंस्पेक्ट के अंदर है। इंस्पेक्ट कैसे होती है? वही राइट क्लिक, जहां पर हम वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते थे, एलिमेंट्स आते थे यहाँ पे, इसी के बाद देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कंसोल, इस पर क्लिक करें, ये देखें लिखा हुआ आ गया एरर। अच्छा, तो ये क्यों होता है? कंसोल में क्या चीजें डालनी होती है इन्होंने? देखिए, मैंने कोई काम किया, मैंने कैलकुलेशन कराई, सही है, कैलकुलेशन का रिजल्ट चेक वहां पे लगाने से पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे देख सकूं मेरे पास क्या वो आ रहा है। अब ये यहाँ पर जो भी चीजें होती हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर, वो जाहिर सी बात है यूजर नहीं देख रहा होता, क्योंकि यूजर को पता ही नहीं है। ठीक है। तो डेवलपर सिर्फ अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए इस कंसोल डॉट लॉग को यूज कर रहे होते हैं। ये तो हम जब नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर इंस्पेक्ट करते हैं तो वहां भी कंसोल आ जाता है। जी, आ जाता है। और अक्सर वेबसाइट में ये चीज जो वार्निंग्स वगैरह होती हैं उसको जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, वो अक्सर आ रही होती हैं। जरूरी नहीं है सारी की सारी सॉल्व करी हुई हो, या कहीं कैलकुलेशन दिखाने के लिए, किसी भी काम के लिए किसी काम यूजर ने किया और जरूरी नहीं है उसको वो कमेंट करे, अनकमेंट भी छोड़ दे, क्योंकि यूजर को तो नजर आ नहीं रही ना, यूजर को नजर तो आ नहीं रही। अब देखें, ये मैंने दराज की वेबसाइट खोली है, मैं आपको इसको कंसोल दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि भाई इसमें अक्सर जवाब ऐसे कंसोल आ रहे होंगे जो कि नहीं नजर आने चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है कंसोल यूजर देखता ही नहीं है। इस चीज के लिए तो डेवलपर अपने लिए यूज कर रहा होता है ये। ठीक है, ये एक मेथड है हमारे पास। अच्छा, नहीं तो इसमें कंसोल आ रहा होगा दराज.pk पे? जी, आ रहे होंगे कुछ। अभी हमारी वेबसाइट लोड हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। और अगर कुछ नहीं भी कमेंट ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। दोबारा समझा दो, इंटरनेट जरा सही नहीं चल रहा था मेरे ख्याल में। क्या कंसोल का दोबारा बताएं, क्या आ रहा है ये इसमें? देखिए, मैंने कहा कंसोल का वैसे तो जब हम कंप्लीट हो जाती है डेवलपमेंट, जब हम प्रोडक्शन लेवल में भेजते हैं तो कंसोल हम या तो चाहें तो कमेंट कर दें। सही है। अगर कमेंट नहीं भी करें तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आम यूजर इस पेज पर नहीं आएगा, यहाँ पर कंसोल में नहीं आएगा। ये तो हम खुद अगर डेवलपर है तो हम इसलिए डरास की वेबसाइट पे यहाँ पे आ गए। अब देखें, यहाँ पे डेवलपर ने काम करते वक्त ऐसे लिख दिया हुआ हेडर स्टार्ट, लाइन नंबर 372 पर लिखा हुआ आ रहा है हेडर एंड, फुटर स्टार्ट, फुटर एंड। इसने टाइम चेक करने के लिए मेथड लगाया होगा कि टाइम प्रॉपर आ रहा है, वो दोनों मेथड लगे हुए इसने कंसोल में छोड़ दिए, कोई मसला नहीं है। और ये कुछ चाइनीज में भी लिखा हुआ है? हाँ, ये इसकी बेसिकली लैंग्वेज बेस होता है ना ये। अच्छा, ऐसा तो नहीं कोई चाइनीज डेवलपर काम कर रहा है इसमें? नहीं, ये असल में और पॉसिबल भी हो सकता है, लेकिन शायद चाइनीज उसमें तो नहीं है, ये दराज पे तो चाइनीज डेवलपर नहीं हो सकता। बट हमारा ये उसमें भी चल रही होती है ना, इसमें लैंग्वेज उसका भी है ना, दराज ने ऑप्शन दिया हुआ है ना शायद। अच्छा जी, तो देखें ये जो आपके पास अच्छा अक्सर वेबसाइट्स होती हैं, चले हम चाइनीज को साइड कर देते हैं। अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं भाई कि हम दुबई के लिए बना रहे हैं, ठीक है, हम ये भाई जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई मुझे इंग्लिश में भी चाहिए और दुबई के लिए ये ऑप्शन होना चाहिए वेबसाइट के अंदर, अगर वो अरबी में करना चाहे अरबी में भी हो जाए।
तो हम पूरी की पूरी वेबसाइट ऐसा नहीं है दो लैंग्वेज पे बनाते हैं कि एक जगह इंग्लिश में कंटेंट आए एक जगह अरबी में कंटेंट आए, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि ये होता है कि हम यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, वो हो सकता है आपको परचेज करनी हो या उसकी कुछ पे करनी हो, ट्रांसलेटर आते हैं, उन ट्रांसलेटर को यूज किया जाता है कि वो जो हमारा जो चीज हमने इंग्लिश में लिखी है वही चीज वो खुद ही अरबी में कर देगी। भाई तो हो सकता है कि यहाँ पर इसने डेवलपर ने कोई चीज चेक कर रहा हो, चाइनीज में करके चेक कर रहा हो, चाइनीज है जापानीज है जो भी है, ये चीज पॉसिबल है। ठीक है जी, सही। अच्छा जी, ये हमारे पास यानी कि दिखाने का मकसद ये था ये कि इसमें नीचे कमेंट आए हुए कंसोल में, क्या चीज, ये कंसोल में फिर वो डेवलपर अपने कमेंट्स डालता है नीचे हैं ये सारे। कमेंट्स अक्सर कमेंट्स वगैरह देखें, कमेंट्स भी इसलिए बनाए जाते हैं कि भाई ये कमेंट्स क्यों किए जाते हैं कोड के अंदर, ये कोड में इसलिए किए जाते हैं कल को कोई और दूसरा डेवलप, आपका खुद का प्रोजेक्ट बना हुआ है ना और आप वही प्रोजेक्ट 6 महीने बाद देखो आपको समझ में नहीं आएगा आपने क्या काम कहाँ किया था, अच्छा तो इसके लिए कमिट कर दिया जाता है के लिए। जी, ये चीज होती है। ठीक है, सही तो सर। कंसोल मेथड हम इसलिए यूज कर रहे होते हैं, हम अपनी सारी चीजें खुद से देखने के लिए। सही। अच्छा जी, अब एक काफी मेन कॉन्सेप्ट है, वो जावास्क्रिप्ट से पहले हर लैंग्वेज के लिए यूज होता है। ठीक है, वो है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। जी अभी मैं जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, किसी भी लैंग्वेज को आप आगे कोई सी भी लैंग्वेज पढ़ते हो, PHP पढ़ते हो, MongoDB पढ़ते हो, आपके पास Node.js पढ़ते हो या पाइथन पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, सब में यूज होता है वेरिएबल। काशी को तो पता होगा वेरिएबल का। जी जी सर, वेरिएबल तो हाँ जी जो सही। तो देखें भाई अपना साथ, वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है, सही है, जो किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को कंटेन कर लेता है। देखें प्रोग्राम के अंदर हमें अक्सर चीजों को, वैल्यू को स्टोर कराना होता है अपने अंदर, सही है, स्टोर कराना होता है वैल्यू को ताकि हम उसे आगे यूज कर सकें। तो स्टोर कराने के लिए जो चीज यूज होती है वो होता है वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, हर लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाने का तरीका अलग अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन होता सब लैंग्वेज में है। अब अगर जावास्क्रिप्ट की बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले एक कीवर्ड यूज किया जाता है var, VAR। ठीक है। ठीक है, फिर वेरिएबल का नाम दिया जाता है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, सही है, मैंने नेम दे दिया या कुछ भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दूं तो ये भी एक वेरिएबल का नाम हो जाएगा। सही। ठीक है, उसके बाद ये आ गया हमारे पास सेमीकोलन, मतलब ये हमने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज आती है हमारे पास, नेमिंग कन्वेंशन। नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है? नेमिंग कन्वेंशन होती है बेसिकली नेम के रूल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उस कुछ भी रखने के लिए भी हमारे पास कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स है। सही है जी। आपके पास हम इसके रूल्स में बता देता हूं कि हम वेरिएबल कंटेन कर सकता है, यानी कि जो जो यूज किया जा सकता है इसके अंदर वो किया जा सकता है, अल्फाबेट्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है जी, नंबर्स हैं, एंड अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर होता है आपके पास ब्रैकेट के अंदर, जो मैं लगा रहा हूं ये वाला, एक डैश होता है बीच वाला, वो नहीं, ये अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर है। तो ये तीनों चीजें कंटेन हो सकती हैं वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल का नेम के अंदर। सर इसमें टाइप नहीं बताएंगे हम, ये वेरिएबल इंटीजर है या स्ट्रिंग है? इसके अंदर टाइप कास्टिंग नहीं होती हमारे जावास्क्रिप्ट में। तो क्या खुद ही सेंस कर लेता है डेटा से कि ये इंटीजर है या स्ट्रिंग है? खुद ही सेंस कर लेता है, यही अच्छी चीज है इसकी। सही। वेरिएबल कांट कंटेन ठीक है जी, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर सिवाय अंडरस्कोर के, क्योंकि अंडरस्कोर भी एक
स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है जी, अंडर को, ठीक है जी। वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस एंड स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा जितने भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, मतलब डॉट है, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। एंड का साइन, डॉलर का साइन, डैश, अगर जो मैं आपको कह रहा था, अगर आप डैश लगा दे तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये भी वैलिड नहीं है, नेम गलत हो जाएगा। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं कोई भी यूज नहीं हो सकता सिवाय अंडरस्कोर के, क्लियर है? सही। अच्छा जी, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का किस काम के लिए होता है ये वेरिएबल? वेरिएबल क्रिएट होता है बेसिकली आपके पास डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। आपके पास मल्टीपल अच्छा। चीजें अभी हो रही होंगी जिसमें हमें डेटा स्टोर करना होगा प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ प्रोग्राम के अच्छा। अंदर। तो उस को स्टोर करने के बाद कहीं पे यूज किया जा रहा होता है कि एक चीज आपने यूज कर ली, अब एक डेटा है, आपने यूजर से नेम ले लिया, फॉर्म से नेम ले लिया यूजर से, सही है। अब वो नेम मुझे 10 जगह शो कराना है, तो मैंने जैसे ही यूजर से नेम लिया, उस नेम को जावास्क्रिप्ट के मेथड के थ्रू गेट करने के बाद एक वेरिएबल के अंदर रख दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, ये चीज होती है। अच्छा जी, वेरिएबल स्टार्ट, अच्छा स्टार्ट तो किसी भी हो सकता है, कैन नॉट स्टार्ट नहीं कर सकते, किससे नहीं कर सकते भाई, हमारे पास बल कांट स्टार्ट विद नंबर्स, सही है भाई। इससे आपके समझ में आ जाएगा। इसके उलट रख लें कि देखें, वेरिएबल की पहली अगर मैं रूल बताऊं तो वेरिएबल के अंदर नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता नंबर से, स्टार्ट नहीं हो सकता, मतलब या तो बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, सेकंड नंबर पे भी आ सकता है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। स्टार्ट किसी भी एक चीज से होगा, या तो आपके पास अल्फाबेट से होगा या अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया जा सकता है वेरिएबल का नाम, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। एक ही नाम का वेरिएबल 2 दफा तो यूज नहीं किया जा सकता ना? नहीं नहीं, वो फिर वो रीअसाइनिंग हो जाती है, वेरिएबल दो नहीं होंगे, वो एक ही वेरिएबल कहलाएगा, जो नीचे आप जो बनाओगे ना वो बन जाएगा असल मायनों में। और जो ठीक है। जैसे एक नाम का मैं बना रहा हूँ, ए अल्फाबेट, और मैं एक कैपिटल ए में बना रहा हूँ, तो एक्सेप्ट कर लेगा वो? नहीं, ये केस सेंसिटिव होता है ना, वही आखिरी रूल हमारा वही है, नहीं लेगा? नहीं ले लेगा, दोनों को अलग अलग कंसीडर करेगा, अलग अलग वेरिएबल ना? जी, सही है। आर केस सेंसिटिव, तो ये क्या जी, सही। कैपिटल में नहीं लेगा? नहीं कैपिटल में भी ले लेगा, लेकिन दोनों को अलग अलग वो करेगा। 2 मिनट, क्योंकि दोनों का एस्की कोड अलग है ना, है? यार दांत में दर्द है मेरे ना। सही क्यों हुआ है? नहीं वो ले ले, सालन में क्या मिल गया? अच्छा रात में चने की दाल भी खाना सही नहीं है ना, तो क्या, तो चने की दाल और 3 चपाती कर दें, उससे ही लगेगा दाल, सही है ना? हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? जी सर, बस वेरिएबल का बता दिया सर आपने जी सर। जी अच्छा, साथ आप क्या कह रहे थे? बस नहीं, यही पूछा था। वेरिएबल आप कहते केस सेंसिटिव है, तो वो हाँ। अपर केस और लोअर केस अलग अलग जी रखो। देखिए भाई, अगर वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, एन एंड एन आर डिफरेंट वेरिएबल, अच्छा, दोनों वेरिएबल्स बन सकते हैं, ये सही है जी। सही। एन भी बन सकता है और एन भी बन सकता है, ये इसको बी एंड बी कर लो ताकि पढ़ने में इजीली हो। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, बी स्मॉल बी एंड कैपिटल बी आर डिफरेंट वेरिएबल्स, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, सही है। इस नाम से भी आप वेरिएबल बना सकते हो, और
इस नाम से बनाने के बाद इस नाम से एक्सेस नहीं कर सकते। ये आप करोगे तो एरर आएगा। ये बनाओ या ये बनाओ, दोनों बन सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल है, एक नहीं है। सही। क्लियर है, ये चीज है। अच्छा जी, अब मेरा एक कुछ सवाल होगा। जैसे कि मैंने कहा वेरिएबल का मुझे नाम रखना है, मैंने को रखना है फर्स्ट नेम। ठीक है, मैं रख देता हूं। बताएं, वेरिएबल वैलिड है? फर्स्ट नेम आपने वेरिएबल फर्स्ट नेम जी मेरे ख्याल में जी वैलिड है। वैलिड तो है मेरे ख्याल में। अल्फाबेट एंड नंबर्स भी हो सकते हैं और केस सेंसिटिव भी नहीं है, तो ठीक है। एक रूल इसमें खराब हो रहा है, ये वाला रूल। कांट अच्छा। क्या कह रहा है ये? वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। हमने नंबर से स्टार्ट कर दिया, नंबर 1। तो रेड दिखा रहा है आपको, ये रेड लाइन। पहला ये रूल गलत हो रहा है। चलें भाई, मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर लेता हूं। अब ये सही हुआ है, ठीक है। अब नेम पे एरर दिखा रहा है। अब एक रूल और हम गलत वो कर रहे हैं, जब भी वैलिड नहीं है। कौन सा रूल गलत कर रहे हैं हम? वेरिएबल कांट स्टार्ट स्पेस। अच्छा स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको 2 वर्ड का वेरिएबल नाम बनाना है तो आप अंडरस्कोर लगा दो, ये वेरिएबल वैलिड है। अच्छा, इसमें डॉट वगैरह भी नहीं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं रख सकते? कोई भी नहीं, सिवाय अंडरस्कोर के कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता। ठीक। क्लियर है? तो अब ये जैसे आपने कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स, जो ये आपने अंडरस्कोर लगा दिया, तो वो भी ठीक हो गया ऐसे। हाँ, मैंने कहा ना इसका अपोजिट दूसरा रूल फॉलो हो सकता है। हाँ, चलो लिख ही देता हूँ, मैंने लिखा नहीं था वो भाई। जब कैन नॉट हट जाएगा ना हमारे पास, तो हम बस कैन रखेंगे। कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर। इन दोनों में से किसी भी चीज से स्टार्ट हो सकता है। तो अभी हमने किससे स्टार्ट किया है? अंडरस्कोर से। तो सही है हमारा वेरिएबल, सही है। स्पेस यूज हो रहा था, स्पेस की अभी अंडरस्कोर यूज कर लिया, तो भी सही है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा वार हम यूज करते हैं डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल। डिक्लेयर अभी समझ में नहीं आया, प्रोग्रामिंग टर्म में कहते हैं, आप ये कह सकते हो वेरिएबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इस लाइन में हमने क्या किया, इस तरीके से हमने किया है वेरिएबल और डिक्लेयर कहते हैं, या आप इजी उसमें कह सकते हो मैक। सही है जी। किसको हम ऐसे कर लेते हैं, डिक्लेयर और मेक का वेरिएबल। सही, इसको हम कर देते हैं कमेंट। ये जो मैंने काम किया ना, ये डिक्लेयर किया है या मेक का वेरिएबल बनाया है अभी। अच्छा सर, ये कंटेनर बनाया है सर। इसको जैसे अभी इनिशियलाइज कर रहे हैं, साथ ही में इसको हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं या? जी, दोनों काम भी एक साथ हो सकते हैं। अच्छा, या पहले हम डिक्लेयर करेंगे फिर वैल्यू असाइन करेंगे? नहीं, ऐसा बहुत कम केसेस में करते हैं हम। ये मैं इसलिए बताता हूँ एक बार। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, जब एक बार डिक्लेयर हो गया वेरिएबल, तो अब दूसरा काम हमारा कहलाता है असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना। ठीक है जी, या स्टोर भी कह सकते हो आप। प्रोग्रामिंग टर्म में कहा जा रहा होता है असाइन करना, या आप अगर नॉर्मल उसमें बोलो तो आप कह सकते हो स्टोर। असाइन और स्टोर अ वैल्यू किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर। कौन से वेरिएबल के अंदर? फर्स्ट नेम। अच्छा देखें, वार से यूज होता है वेरिएबल बनाने के लिए। तो एक बार वेरिएबल बन गया तो अब वार नहीं लगेगा। दोबारा वेरिएबल का नाम लिखा, अब असाइन कराने के लिए, स्टोर कराने के लिए जो हम पास ऑपरेटर यूज होता है वो यूज होता है इक्वल टू। ठीक है, लेकिन इसको कहते हैं असाइन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर कहलाता है? असाइन। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं वैल्यू रख देता हूं 7। क्या रख दी मैंने फर्स्ट नेम के अंदर? अच्छा, ये डबल और सिंगल दोनों कोटेशन में दे सकते हैं वैल्यू? जी, जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग जो होता है वो सिंगल और डबल कोट्स दोनों ले सकता है। अच्छा जी। अच्छा जी, अब देखें आप लोगों से एक सवाल। अब यहां पे मैं यूज कर रहा हूं console.log। अच्छा, यहां तक चीज क्लियर हो गई कि एक लाइन में मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यानी कि मेक बनाया है वेरिएबल, और एक लाइन के अंदर मैंने इस वेरिएबल के स्टोर कराई है वैल्यू। ठीक है, अब मैं console.log कर रहा हूं और यहां पे मैं फर्स्ट नेम वेरिएबल
लिख देता हूँ। तो अब बताएं, जैसे मैं सेव करूंगा प्रोग्राम, मुझे console.log में क्या मिलेगा? 7 मिल जाएगा। 7 मिलेगा। अच्छा देखिए भाई, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यही है, बिल्कुल सही आप लोगों ने जवाब दिया कि जब हम वेरिएबल का नाम लिखें तो वेरिएबल का नाम नहीं लिखा हुआ आना चाहिए, बल्कि जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है वो लिखी हुई आनी चाहिए। सही है, ठीक। बट अभी हमारे वाले केस में जिस तरीके से मैंने लिखा है उस तरीके से वेरिएबल का नाम ही लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट नेम। ये देखें, कंसोल दिख रहा है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, चाहे वो सिंगल हो या डबल। हाँ चाहे वो सिंगल हो या डबल, तो इसने इसको वेरिएबल के नाम को कंसीडर कर लिया एज अ स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, वेरिएबल का नाम जब भी दिया जाएगा विदाउट इन्वर्टेड कॉमास दिया जाता है। सही। सही है। अब मैंने लिखा फर्स्ट नेम विदाउट इन्वर्टेड कॉमास, तो अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो आएगी। सही। 7। क्लियर है जी। सही। अब जो बात काशिफ ने कही, हम वो बात करते हैं कि हम एक ही लाइन के अंदर दोनों काम करा लेते हैं। मैंने लिखा वार, सही है जी, और मैंने लिख दिया एज। सही है, वेरिएबल का नाम रखा एज, साथ में इक्वल टू लगाया, साइन ऑपरेटर भी, और 22 लिख दिया और कॉलन। अब इस लाइन में हमने दोनों काम कर लिया, हमने इस लाइन में दोनों काम कर लिए, डिक्लेयर भी कर लिया वेरिएबल। ठीक है जी, डिक्लेयर आप और मेक अ वेरिएबल, एंड दूसरा काम क्या कर लिया, असाइन और स्टोर भी करा ली वैल्यू। जी। ठीक है, एक ही लाइन में। अब अगर मैं यहां लिख दूं, अब बताएं जब मैं जैसे कंट्रोल एस करता हूं क्या लिखा हुआ आएगा? सर AGE लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि फिर वही आपने डबल कोटेशन लगा दिया ना, इसकी हटा के अगर देंगे तो वैल्यू आएगी, वरना। जी जी गुड। मैंने जब भी इन्वर्टेड कॉमास चेंज कर दिया, बट सिंगल और डबल सेम काम करता है। एज को उसने एज ए स्ट्रिंग ले लिया, कंसीडर कर लिया। जब हमें एज वेरिएबल का नाम लिखना है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने। अब मेरे पास लिखा हुआ आएगा 22। सही जी। अच्छा, क्लियर है? 22 कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा वो आ गया कंसोल में। ठीक है, आप इसको अलर्ट भी करा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये देखें। अच्छा, अब इस वेरिएबल को मैं कहीं जहां भी यूज करना चाहूँ कर सकता हूँ। ये देखें 22 अच्छा अलर्ट में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कहाँ यूज कर रहे हो। ये था हमारा वेरिएबल का इस कॉन्सेप्ट। अलर्ट में से ये हट नहीं सकता जो डिफॉल्ट एक वैल्यू आ रही है, हैं? हट सकता होगा, क्योंकि अभी मैंने इसको देखा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना हम इसे डेवलपमेंट के लिए तो यूज कर नहीं रहे होते। अच्छा। वैसे पॉसिबल तो होगा, जावास्क्रिप्ट ने कोई ना कोई दिया हुआ होगा, पॉसिबल है, और नहीं भी हो, दोनों चीजें हैं, क्योंकि ये एक इसका बिल्ट इन मेथड है ना। हम इसके जो मेथड बना हुआ है ना उसके ऊपर जाके काम नहीं कर सकते, समझ ना बात। अच्छा। इस पर हम कुछ काम नहीं कर सकते। फिर हम इसे, ये है, हम आपसे सेम टू सेम इसे ऐसा अलर्ट अपना कस्टम बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं भाई, ये है। अच्छा। ये है। सही। हाँ, क्योंकि कस्टमाइजेशन हम जो इसके बिल्ट इन मेथड है उसके ऊपर कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक क्लियर है? सही है सर। अच्छा जी, आज के लिए हमारा ये 1 मिनट रह गया हमारी मीटिंग में। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट का। अच्छा सॉरी, हम वेरिएबल और इन चीजों की तरफ चले गए, हमने एक्सटर्नल नहीं देखी। हम कल एक्सटर्नल भी देख लेंगे, वो भी बस CSS की तरह ही होती है, अलग से फाइल बनेगी और उसको लिंक करा दिया जाएगा। सही सही। अच्छा ठीक है, ये थी हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर आज हमने देखा मेथड्स, एक अलर्ट देख लिया जिसमें पॉपअप आता है, console.log देख लिया जिसमें हम डेवलपर्स अपनी आसानी के लिए चीजें देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने वेरिएबल देख लिया। वेरिएबल क्या होता है? कंटेनर होता है भाई, वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। फिर हमने मेन चीज देख ली, नेमिंग कन्वेंशन। अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन ये वो कन्वेंशन है, ज्यादातर लैंग्वेजेस के अंदर यही कन्वेंशन फॉलो होती है। ये ज्यादातर लैंग्वेज के अंदर यही कन्वेंशन फॉलो होती है। ये सारी कन्वेंशन रूल्स हैं कि वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। ठीक ठीक। सही है जी।